हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले कि हम जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। अगर कोई भी सर्किट से अगर करंट पास करता हो और उसका हाई रेसिस्टेंस हो, यानी कि किसी भी सर्किट से मान लिया जाए करंट पास कर रहा है, ठीक है, तो उसके रेसिस्टेंस क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। हाई होने के बाद क्या होता है कि जो उसका जो भी पावर होता है, यानी कि अगर लिया जाए तो वो धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होने लगता है। यानी कि जब भी कोई सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो जो भी एलिमेंट है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद क्या होता है, वही हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है। नॉर्मली जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन के कारण यानी कि ट्रांसफॉर्म होके हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सबसे पहले कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या। जूल्स जो है, सबसे पहले जो जूल्स थे, यानी जूल्स हमारे जो साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, यही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उनका और कहना था, क्या कहना था कि हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। और तीसरा क्या था कि उनका कहना था कि हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के, ठीक है। यानी कि उनके अनुसार अगर देखा जाए तो हीट अगर जो होगा वो हमारा आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, फिर रेसिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होगा, साथ साथ टाइम के भी प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच स्क्वायर आर और टी के, ये होगा। और ये बताया गया है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो जब टूटती है तो कोई कांस्टेंट ऐड होता है, तो कांस्टेंट ऐड उन्होंने के रखा, तो के आई स्क्वायर आर टी। अब क्या है कि नॉर्मली एच जो होगा वो आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि के का वैल्यू 1 ले लिया गया उनके द्वारा, ठीक है। यानी के का वैल्यू अगर 1 हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा 1, तो के एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। यानी आई स्क्वायर हमारा हो गया, आई हमारा करंट, आर हो गया रेसिस्टेंस और टी हो गया हमारा टाइम, ठीक है। अब उसी को अगर वर्ड में हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेसिस्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर and directly proportional to resistance and directly proportional to time taken by the resistor। अब क्या है, तीनों को जब फिर से ऐड कर दिया गया तो हमारा क्या हो गया, आई स्क्वायर आर और टी के प्रोपोर्शनल हो गया। वो जब प्रोपोर्शनैलिटी टूटती है तो एक कांस्टेंट ऐड होता है, हमेशा बताया गया है, और यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू के है और के को उन्होंने 1 लेकर चला, यानी एच जो होगा वो हमारा क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए, यही हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था। बस इसे सिर्फ वर्ड में लिख लेना है। वर्ड में किस तरीके से लिखेंगे, तो हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, रेसिस्टेंस एंड टाइम इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। चलिए आगे दूसरे टॉपिक को देखते हैं। अब क्या है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो हमारा कैसे प्रूफ होगा, सबसे पहले इसे देखते हैं। कभी कभी प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं V जो होगा वो हमारा आई आर की क्या होगा, मल्टीपल के इक्वल होगा। पहले बताया गया है, ये सारा फॉर्मूला पहले यूज कर लिया गया है। फिर I जो होगा वो हमारा Q बाई टी होगा और V इक्वल्स टू W बाई Q। यानी कि अगर फिर से देखा जाए तो V हमारा I इंटू आर होगा ओम्स लॉ के अनुसार, फिर I करंट जो होगा वो Q बाई टी होता है और V जो होता है वो हमारा W बाई Q होता है। अब हमारा क्या था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या था, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यही था। तो अब ये लाना है, यानी कि ये तीन बेसिक फॉर्मूले से क्या करेंगे, हमें ये लाना है। ये तीन हमारा बेसिक फॉर्मूला है।
जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ V है, यहाँ I है, अगर इससे यहाँ की V की वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई और यहाँ से I की वैल्यू इस पे पुट कर दी गई तो क्या होगा, V की जगह W/Q हो जाएगा और इज इक्वल्स टू फिर I की जगह पे क्या होगा, Q/T हो जाएगा, R की जगह R हो जाएगा। ठीक है, यानी कि W/Q इज इक्वल्स टू Q/T इंटू R, यही होगा हमारा। अब क्या होगा, W अगर वर्क डन लिखा जाए, ये Q उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी Q² T/R, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे लाना क्या है, हमें R लाना है, T लाना है, I², R तो हमारे पास है, ठीक है। अब लाना है I² और T, यानी कि Q की वैल्यू कुछ पुट करनी है, तो Q का कहाँ, यहाँ पे हमारा Q/T इज इक्वल्स टू I है, यहाँ से अगर लिया जाए तो Q की वैल्यू क्या आएगी, IT, इस तरीके से यहाँ पे उसी की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि IT² R/T, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या है, W इज इक्वल्स टू I का स्क्वायर T का स्क्वायर T², R का R और नीचे एक T था हमारा। अब ये T और यहाँ से एक T कैंसिल, यानी कि I² T/R, इस तरीके से आएगा। आ गया I²। अब यही जो वर्क डन है वो हमारा क्या, हीट में कन्वर्ट होगा फाइनली, तो हमारा H² इज इक्वल्स टू I² T इंटू R, इस तरीके से होगा। फिर से समझ लेते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमारा सबसे पहले क्या था कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम टेकन के। ठीक है, बस सिर्फ यही अगर लिखना हो तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में यही लिख सकते हैं। अब उस फॉर्मूला को हम क्या डिराइव कैसे करते हैं, यानी कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो तीन बेसिक फॉर्मूला जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ से, फिर I यानी करंट इक्वल्स टू Q/T और V इक्वल्स टू W/Q। अब क्या है कि ये V इक्वल्स टू I/R जो है, यहाँ पर हम Y की वैल्यू इस वाले से पुट कर देते हैं, I की वैल्यू इस वाले से पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या आया, यहाँ पर W/Q इज इक्वल्स टू Q/TR, इस तरीके से आया। अब क्या है कि वर्क डन, नॉर्मली वर्क डन चेंज होकर क्या हीट में हो जाएगा, तो वर्क डन को यही रखा गया, Q को उधर लेके गया जाते हैं तो Q²/T/R, इस तरीके से आएगा। लाना क्या है, I²RT, इस तरीके से लाना है, तो Q की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देते हैं। Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IT² हो गया, I² T² R/T, इस तरीके से होगा। T और T², एक T एक यहाँ से दोनों तरफ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली I²TR आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, नॉर्मली हम जानते हैं कि हीट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें क्या लॉस हो रहा है, लेकिन कुछ उसके और प्रैक्टिकल अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली उसके कुछ जो है यूजेस होते हैं, कहीं पे वो यूजफुल होते हैं हमारे लिए, जैसे कि बल्ब में लिया जाए, बल्ब, फ्यूज, इन सब में। अब बल्ब के बारे में बात किया जाए तो बल्ब में क्या होता है, इस तरीके से डायग्राम बनता है ऐसे, और अंदर में एक इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, फिलामेंट होता है। ठीक है, अब अगर जानते हैं तो फिलामेंट जो होता है वो हमारा क्या टंगस्टन से बना हुआ रहता है। वो एलिमेंट क्या होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, यानी कि लगभग आसपास 3380 के आसपास डिग्री होता है। ठीक है, तो यही कहना है कि इसकी जो यानी बल्ब की जो फिलामेंट होती है वो एक ऐसे एलिमेंट से बना हुआ रहता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। सबसे पहले जब हम बल्ब ग्लो कराना चाहते हैं तो क्या होगा, हमारा हीट नॉर्मली करंट पास कराएंगे, करंट पास करने से वो क्या होता है, टंगस्टन जो होता है वो गर्म होता है, और गर्म होने के बाद क्या होता है, फाइनली वो क्या होता है, जल उठता है और मेल्ट नहीं होता है, यानी कि हीट होने के बावजूद भी वो क्या होता है, ब्रेक नहीं होता है, जिसके कारण वो बल्ब जलता है। तो यहाँ से क्या हुआ, हीट हमारा जो उस बल्ब के लिए हुआ वो हमारा यूजफुल साबित हुआ। उसके बाद अगर फ्यूज में देखा जाए तो फ्यूज क्या होता है, फ्यूज लगाया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, सीरीज कनेक्शन में हमेशा लगाया जाता है।
अब क्यों लगाया जाता है? तो सबसे पहले सीरीज कनेक्शन में फ्यूज लगाने का कारण सबसे बड़ा है कि अगर ओवरलोड करंट पास करने लगे तो वो हमारा फ्यूज क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, सेफ्टी डिवाइस का काम करता है, ठीक है, यानी वो टूट जाता है और जैसे ही वो फ्यूज टूटता है हमारा कनेक्शन यानी सर्किट से करंट फ्लो करना बंद कर देता है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है हमारा, यानी अगर वहां पर देखा जाए तो जो जो फ्यूज है, यानी कि किसी सर्किट में अगर फ्यूज लगाया जा रहा है तो सबसे पहले अगर ज्यादा करंट पास हुआ तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस वहां का ज्यादा हो गया, हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा, और जब हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा तो क्या होता है, अगर सारे जगह वो फ्लो करेगा तो किसी ना किसी एलिमेंट को क्या करेगा, वो बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए फ्यूज को सेफ्टी डिवाइस के रूप में वहां यूज किया जाता है। अब सेफ्टी डिवाइस में यूज करने का मतलब ये है कि अगर ओवरलोडेड करंट पास कर रहा हो तो वो फ्यूज हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद हमारा किसी भी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट को नुकसान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ दो ऐसा प्रैक्टिकल बताया गया है, यानी कि दो ऐसा ऑब्जेक्ट बताया गया है जिसमें कि हीटिंग इफेक्ट के कुछ क्या है, यूजफुल थिंग्स हैं, ठीक है। आगे क्या है, पावर के बारे में जानते हैं। पावर, पावर के बारे में अगर हम जानते हैं तो P इक्वल्स टू W/Q इस तरीके से फॉर्मूला होता है, यानी कि किसी भी सर्किट से अगर पर यूनिट टाइम जितने एनर्जी पास कर रहे हैं वो हमारा पावर कहलाता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, ठीक है। आगे क्या होता है, P हमारा W/Q होता है, SI यूनिट अगर देखा जाए तो हमारा वॉट होता है इस तरीके से, ठीक है। अब कॉमर्शियल यूज में देखा जाए तो हमारा क्या होता है, किलो वॉट पर आवर इस तरीके से यूज किया जाता है, यानी कि 1 किलो वॉट पर वाट आवर इक्वल्स टू होता है हमारा क्या, 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू होता है हमारा 10 टू द पावर 5 क्या होता है, वॉट होता है। चलिए, यानी कि सबसे पहले अगर पावर को देखा जाए तो पावर हमारा क्या होता है, जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होता है किसी भी सर्किट में, ठीक है, पर यूनिट टाइम, वही हमारा पावर होता है। पावर का फॉर्मूला W/T होता है, यानी वर्क डन बाय टाइम होता है। इसका SI यूनिट अगर देखा जाए तो वॉट होता है। अब जो होता है कहीं कहीं कॉमर्शियल यूज में अगर पावर को लिया जाए तो वो हमारा किलो वॉट में लिखा जाता है। अब किलो वॉट जो होता है वो हमारा 10 टू द पावर 5 वॉट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं थोड़ा हीट वाले पे। दिया गया है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 7 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट। सबसे पहले हीट I²RT इस तरीके से लिख लिया जाए फॉर्मूला। क्वेश्चन में दिया गया है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ द रेजिस्टेंस R दिया गया है 25 ओम, उसके बाद दिया गया है करंट है यानी कि I हमारा 7 एम्पियर है, ठीक है। आगे फिर दिया गया है टाइम, टाइम है 0.5 मिनट, 0.5 मिनट, इसे सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 30 इतना सेकेंड हो गया, ठीक है। हीट अगर निकाला जाए तो क्या होगा, I²RT इस तरीके से हो जाएगा, I हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर, R हमारा 25 है और टाइम हमारा क्या हो जाएगा 30। I सॉल्व कर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 30 इस तरीके से, ठीक है। चलिए सारे जितने भी फॉर्मूले थे इस चैप्टर में, जितने भी टॉपिक थे सारे को मैंने आज कंप्लीट कर दिया गया है। अगले वीडियो में हम चाहे तो कुछ क्वेश्चन कर लेंगे या कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।